नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे विधि की अर्थशास्त्रीय पद्धति या इकोनॉमिक स्कूल ऑफ लॉ कहते हैं। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे विचारकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह सिद्धांत कानून को किस नजरिए से देखता है। आज हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। सवाल है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक स्कूल ऑफ लॉ, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ लॉ। और हिंदी में, विधि की अर्थशास्त्रीय पद्धति के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। कार्ल मार्क्स तथा एंगल्स का विधि की प्रकृति को निर्धारित करने में क्या योगदान है? हम इस सवाल के हर एक हिस्से को बहुत ही सरल भाषा में गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस विचार की तह तक चलते हैं। देखिए, इस विचारधारा का जो मूल आइडिया है वो ये है कि किसी भी समाज की जो नींव होती है वो उसका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स होता है। यही वो असली ताकत है जो समाज के हर पहलू को शक्ल देती है, जिसमें कानून भी शामिल है। मतलब, समाज कैसा होगा, उसके कानून कैसे होंगे, ये सब कुछ उस समाज के आर्थिक संबंधों पर ही टिका होता है। कार्ल मार्क्स का तर्क ये था कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंसेस कारण और प्रभाव या कॉज एंड इफेक्ट के नियमों पर चलते हैं, ठीक उसी तरह सामाजिक विज्ञान, जिसमें कानून भी आता है, वो भी कुछ नियमों से चलता है। और वो नियम है आर्थिक नियम। मतलब, समाज में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो सामाजिक विकास हो या कानूनी, उसके पीछे की असली वजह आर्थिक ताकतें ही होती हैं। अब देखिए, ये स्लाइड कितनी दिलचस्प बात बताती है। ये इन दोनों क्षेत्रों के बीच का फर्क साफ साफ दिखा रही है। मार्क्स का मानना था कि जैसे प्रकृति के अपने नियम होते हैं, वैसे ही इंसानी समाज के भी अपने नियम हैं। और उनके लिए इंसानी समाज को चलाने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो हमेशा से अर्थशास्त्र ही रहा है। हर चीज की जड़ इकोनॉमी में है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आर्थिक नजरिया राज्य यानी स्टेट के बनने और समाज में कानून की भूमिका को कैसे समझाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये राज्य और कानून बने ही क्यों। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये मार्क्स और एंगल्स के हिसाब से समाज के विकास की कहानी है। पहले स्टेप में जब इंसानियत शुरू हुई तो समाज वर्ग विहीन था। मतलब, कोई अमीर गरीब मालिक मजदूर नहीं था, तो कोई झगड़ा भी नहीं था। फिर दूसरे स्टेप में समाज दो वर्गों में बंट गया, पूंजीपति यानी जिनके पास सब कुछ है, और श्रमिक यानी जो मेहनत करते हैं। और यहीं से शुरू हुआ वर्ग संघर्ष। तीसरे स्टेप में इसी झगड़े को संभालने के लिए, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए, राज्य एक हथियार के तौर पर सामने आया। चौथे स्टेप में यह भविष्यवाणी की गई कि एक दिन श्रमिक वर्ग सत्ता पर कब्जा कर लेगा। और फिर आएगा पांचवा और आखिरी स्टेप, जब एक साम्यवादी समाज बनेगा जहां कोई वर्ग नहीं होगा, और इसलिए राज्य और कानून की जरूरत ही खत्म हो जाएगी और वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि इस नजरिए में राज्य कोई निष्पक्ष या न्यूट्रल चीज नहीं है। ये तो बस उस वर्ग का एक औजार है जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति है ताकि वो अपनी ताकत बनाए रखे। और कानून भी इसी काम के लिए बनाया गया है। अच्छा, इन्हीं आइडियाज के आधार पर हम कानून की प्रकृति को लेकर 4 खास सिद्धांत निकाल सकते हैं। ये सिद्धांत ही हैं जो मार्क्सवादी कानूनी सोच की नींव रखते हैं। ये 4 बिंदु मार्क्सवादी कानूनी सिद्धांत का पूरा सार हैं। पहला, कि कानून का निर्धारण आर्थिक कारणों से होता है। दूसरा, कानून का चरित्र वर्गीय होता है। तीसरा, कानून और राज्य एक ही हैं। और चौथा, कि एक दिन कानून और राज्य दोनों खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कानून अपने आप में कुछ नहीं है, ये सिर्फ समाज की मौजूदा आर्थिक व्यवस्था का एक प्रतिबिंब है। इसे ऐसे समझिए कि अर्थव्यवस्था एक बिल्डिंग की नींव है और कानून, राजनीति, धर्म, ये सब उस नींव पर बना ढांचा है। जैसी नींव होगी, बिल्डिंग भी वैसी ही बनेगी। और दूसरा सिद्धांत इस बात को और भी साफ कर देता है। ये कहता है कि कानून असल में वर्ग संघर्ष का एक मैदान है और एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल ताकतवर वर्ग कमजोर वर्ग को दबाने और उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए करता है। और आखिर में तीसरा और चौथा सिद्धांत ये कहता है कि कानून और राज्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों का काम एक ही है, ताकतवर वर्ग की सेवा करना। इसलिए जब साम्यवाद आएगा और कोई वर्ग ही नहीं बचेगा, तो फिर किसे दबाने के लिए कानून या राज्य की जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं होगी। और इसीलिए ये दोनों धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे।
अगर ये सारी बातें आपको आसानी से समझ आ रही हैं और आपकी पढ़ाई में इनसे मदद मिल रही है, तो इस कोशिश के लिए एक लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसे ही विषयों को आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये तो थी मार्क्सवादी विचारधारा, लेकिन जैसा कि हर सिद्धांत के साथ होता है, इसकी भी कई आलोचनाएं हुई। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस आर्थिक सिद्धांत के खिलाफ जो मुख्य आलोचनाएं हैं उन पर एक नजर डालते हैं। प्रोफेसर कॉर्बिन की ये बात एक बहुत ही मजबूत जवाबी तर्क देती है। वो कहते हैं कि कानून और समाज आखिर में व्यक्तियों के लिए होते हैं, किसी वर्ग के लिए नहीं। सामाजिक भलाई का मतलब है हर एक व्यक्ति की भलाई, न कि सिर्फ किसी एक वर्ग का फायदा। पहली और सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये सिद्धांत बहुत ही एकतरफा है। ये मानता है कि हर चीज की वजह सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बहुत से दूसरे जरूरी कारण भी होते हैं जो हमारे कानूनों को बनाते हैं। सोचिए, क्या ट्रैफिक के नियम आर्थिक कारणों से बनते हैं या परिवार से जुड़े कानून? नहीं, इनके पीछे सामाजिक सुरक्षा, नैतिकता और व्यवस्था बनाए रखने जैसे कारण होते हैं। आलोचक ये भी कहते हैं कि इस सिद्धांत की पूरी इमारत कुछ ऐसी धारणाओं पर खड़ी हैं जिन्हें सच मान लिया गया है, पर वो साबित नहीं हुई हैं। जैसे ये मान लेना कि शुरुआती समाज में कोई वर्ग था ही नहीं, या ये कि इंसान पैदा ही आज़ाद और बराबर होता है। ये सब दार्शनिक बातें हो सकती हैं, लेकिन ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ये आलोचना वर्ग संघर्ष के आइडिया को एक अलग ही नजरिए से देखती है। ये कहती है कि असली संघर्ष सिर्फ मालिक और मजदूर के बीच नहीं है। समाज में सिर्फ दो वर्ग नहीं होते। असली संघर्ष तो पूंजी के बिना श्रम करने वाले, जैसे एक दिहाड़ी मजदूर, और पूंजी के साथ श्रम करने वाले, जैसे एक छोटा दुकानदार, के बीच भी होता है। ये दिखाता है कि समाज की संरचना कहीं ज्यादा जटिल है। और शायद सबसे बड़ी और व्यवहारिक आलोचना यह है कि इस सिद्धांत ने जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी की थी, वो कभी सच्ची नहीं हुई। भविष्यवाणी थी कि राज्य और कानून खत्म हो जाएंगे। लेकिन 1917 की क्रांति के बाद जिन भी देशों में साम्यवादी सरकारें आईं, वहां राज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो मार्क्सवादी कानूनी सिद्धांत का अंतिम मूल्यांकन क्या निकलता है। आइए देखते हैं कि आज इस सिद्धांत को किस तरह से देखा जाता है। ये टेबल एक तरह से पूरी बहस का निचोड़ है। एक तरफ सिद्धांत कहता है कि कानून सिर्फ जुल्म करने का एक औजार है, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बहुत जरूरी है। सिद्धांत कहता है कि राज्य खत्म हो जाएगा, पर आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत सुरक्षा और कल्याण में राज्य की भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर सिद्धांत और हकीकत में एक बड़ा फासला नजर आता है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? खुद मार्क्स के सबसे करीबी दोस्त और इस सिद्धांत के सह संस्थापक फ्रेडरिक एंगेल्स ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये माना था कि शायद उन्होंने और मार्क्स ने आर्थिक कारणों के प्रभाव को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया था। ये बात अपने आप में सिद्धांत की सीमाओं को दिखाती है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मार्क्सवादी कानूनी सिद्धांत भले ही बहुत प्रभावशाली रहा हो, लेकिन इसे कानून और समाज की जटिल हकीकत को समझाने के लिए बहुत ज्यादा संकीर्ण और अव्यवहारिक माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि ये इंसानी रिश्तों की हर जटिलता को सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक कारण में समेट देता है, जबकि सच तो ये है कि इंसानी समाज और उसके कानून अनगिनत अलग अलग कारकों से मिलकर बनते हैं।